तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की, और इस इंटरनल सिक्योरिटी का दो सबसे बड़े मुद्दे निकल करके आते हैं। वो आता है एक तो नक्सलिज्म, और दूसरा आता है ये अर्बन नक्सलिज्म। अब आप जानते हैं कि 2026 में 31 मार्च हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा एक डेट रखी गई थी कि हम जो नक्सलवाद है उसको खत्म कर देंगे, और उनके द्वारा 31 मार्च 2026 को इस बात की घोषणा भी की गई कि देखिए ये पूरी तरीका से खत्म हो चुका है, छुटपुट कहीं से आएगा तो वो सरेंडर कर देंगे, यहां पर काम हो चुका है। लेकिन उनके बाद ही उनके द्वारा फिर दोबारा से एक और प्रण लिया गया, और वो है अर्बन नक्सलिज्म को लेकर के। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जितना भी अध्ययन किया है उसके अंदर मैंने पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का अध्ययन किया, इस्लाम का अध्ययन किया, और उसके बाद में हिंदुइज्म का अध्ययन किया, बुद्धिज्म का, सिखिज्म का। लेकिन इन सारी आइडियोलॉजीज को मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने उनको एक श्रेणी बना करके जब रखा कि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, तो मुझे इसमें सबसे जो खतरनाक आइडियोलॉजी लगी वो थी कम्युनिज्म की। यानी कि कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, या मैं कहूं सबसे ज्यादा घृणित भी है। अब देखिए, ये जो अर्बन नक्सलिज्म है इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई ये मंत्र या पंथ या मजहब है। हाँ, ये जरूर है कि ये किताब ये फॉलो करते हैं और इनके एक आइडियोलॉजी होती है, और वो आइडियोलॉजी है कि आप पैसा देंगे हम आपके लिए कार्य करेंगे। ये सीधा है, इन्हें आप 100 जूते मारो। इनकी कहते हैं ना कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, लेकिन जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी चमड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा मोटी होती है। यानी कि अगर आप इनका चमड़ी नापेंगे तो इनका कोई स्केल ही नहीं है, इतनी मोटी चमड़ी है कि कितने भी जूते बजाओ इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही जो नक्सलिज्म है, जिसे हम अर्बन नक्सल कहते हैं, ये आपके कोचिंग संस्थानों में बैठा हुआ है, ये आपके जो यूनिवर्सिटीज है वहां बैठा हुआ है, ये आपके स्कूल में बैठा हुआ है, ये आपके एयर कंडीशनर जहां भी है, जहां पर भी रीच है वहां पर ये बैठे हुए हैं, ये मीडिया हाउसेस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये दीमक है, ये क्या है, ये टर्माइट्स हैं। तो अब इनको खत्म करने का नंबर शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो अर्बन नक्सल हैं ये ही एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं प्रत्येक देश के अंदर। ये जो कट्टरपंथ इस्लाम है इसको फैलाने में और इसको एक कवर अप करने के लिए ये सबसे बड़ा जो अगर कोई भी इनको छाया प्रदान करता है या कैमोफ्लेज देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही अर्बन नक्सल है। अब देखिए, ये जो कम्युनिस्ट है, ये जो विचारधारा जो अर्बन नक्सल की है, ये पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो सारे लोग हैं जो भारत के अंदर इलीगल जो इमिग्रेशन होता है उसको भी सपोर्ट करते हुए आएंगे नजर आपको। ये आपको भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत में जो हिंदू जो कल्चर है उसके अगेंस्ट आपको नजर आएंगे। अगर ये आपको पाकिस्तान में दिखेंगे तो ये पाकिस्तान की जो अपनी उनकी कोई पहचान अगर है, जैसे कि उनका पहचान आतंकवाद है, कट्टरता है, तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हुए नजर आएंगे। अगर आप वेस्ट के अंदर जाओगे तो वहां पर ये जो भी अफ्रीका से भाग कर वहां पर पहुंच रहे हैं, या ये यूएई से, या फिर जितने भी ये कट्टरपंथी मुल्क है, अगर वहां से भाग करके अगर मुसलमान जा रहे हैं, सीरिया से जा रहे हैं, तो इनके लिए वहां पर स्थान प्रोवाइड कराने का कार्य यही अर्बन नक्सल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के अर्बन नक्सल की, और वास्तव में इसका जो अंत है जो मैंने पहले भी बताया है वो 2029 तक होने वाला है। अब आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तव में इतने बड़े इकोसिस्टम से क्या हम 2029 तक लड़ पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि देखिए, जो इसका अपना प्रभाव है वो 2029 तक घट करके 10 से 20% रह जाएगा। बाकी ये कहते हैं ना कि जो अवशेष होते हैं ना, अवशेषों की तरह बचेंगे। बाकी ये यूनिवर्सिटीज के अंदर थोड़े थोड़े बचने वाले हैं, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा जो इनका ऑक्सीजन सप्लाई है वो होता है फंड। क्योंकि ये मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, ये कार्य करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, फंड्स के लिए कार्य करते हैं। तो फंड्स के लिए नैरेटिव बनाते हैं यहां पर। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2026 के तुरंत बाद ही हमारे जो सरकार ने एफसीआरए जो 2020 में लेकर के आए थे, संशोधन ही किया था उसमें, उस एफसीआरए एक्ट को दोबारा से और स्ट्रांग बना दिया है। और अब स्ट्रांग बना करके एक तरीका से जो थोड़ा बहुत, क्योंकि 2020 में जब इन्होंने अमेंड किया था तो उस समय पर इतना टाइट कर दिया था कि ये जो एक डिक्टेटरशिप जो एलीट वर्ग जो भारत के अंदर है, जिसे मैं अर्बन नक्सल कहता हूं, कि ये जो लोग हैं इनका सांस बस इतना रहे कि ये मरे भी ना और ये जीवित भी ना रहे, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन की तरीका से कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा, उस टाइप से सरकार ने कर दिया था। लेकिन अब समय आ गया था, जैसे ही ये अर्बन नक्सल खत्म होता है, क्योंकि जो ये जो नक्सलिज्म खत्म होता है, क्योंकि जो नक्सलिज्म था वहां से फंडिंग आती थी। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि जितना भी ये नार्कोटिक्स भारत के अंदर इतना बड़ा जो व्यापार है वहां से पैसे आते थे इनके लिए। तो सबसे पहले हमने वो जड़ जो है उसी में मठा डाल दी
थी। लेकिन अब बात आती है कि जितने भी ये जो एनजीओ के नाम पर फंड आते हैं तो ये है इनकी ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया कि सरकार के द्वारा ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है अब इसको बिल्कुल काट दिया गया है एफसीआरए एक्ट ला करके। और एक्ट तो पहले ही है लेकिन इसके अंदर और ज्यादा अब बदलाव करे गए हैं और इसके लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसे बना दिया गया है कि अब इनके पास में विदेशों से फंडिंग आकर के और ये जिस तरीका का यहां पर ये एकदम कमाल करते हैं और भारत की जो सड़कों पर आ जाते हैं डफली लेकर के और हिंदू हेट्रेड इनके जड़ में है। आंदोलन करेंगे जैसे कि भाई एनवायरमेंट के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा कह देंगे कि हमें तो आरएसएस बहुत तानाशाही है, हम ब्राह्मण भगाओ यहां से, इस तरीका की बातें जो है ये करना शुरू कर देंगे। तो ये असलियत है इन लोगों की। अब इसी में एफसीआरए एक्ट लेकर के आया, उसका तो मैं आपको बताऊंगा ही। दूसरा अभी एक और इनके ऊपर जो है अटैक किया है हमारी सरकार के द्वारा और इनको दी गई है 5 जून की तारीख। कितना? 5 जून की तारीख दे दी गई है और इन्होंने कहा है कि हम जो जिम खाना है उसको बंद करेंगे। अब देखिए इसे प्रधानमंत्री कहते हैं खान मार्केट गैंग, क्योंकि इसी के पास खान मार्केट भी है और एक बहुत ज्यादा एलिट जो लोग होते हैं वो वहां से परचेज करते हैं। इस तरीका से इसे कहते हैं खान मार्केट गैंग, प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली जिम खाना है इसके लिए आप अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके विषय में, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ये वही है, इसको बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और ल्यूटियंस दिल्ली के अंदर ये आता है। दिल्ली के जो भी रसूखदार लोग हैं वो इसके मेंबर होते हैं और इसकी जो मेंबर है, अच्छा 1913 में इसको बनाया गया था हरकोट बटलर के द्वारा। बटलर का आप नाम ने सुना होगा, बटलर कमेटी भी बनी थी। अब देखिए ये जो 1913 में बनाया गया और इसके अंदर दिल्ली के या फिर भारत के जो सबसे एलीट लोग हैं वो इसके जो है मेंबर होते हैं। आप सोचिए राहुल गांधी भी इसके मेंबर हैं 2006 से। तो अच्छा इसका ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और इसका मेंबर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए वेटिंग होती है, 10-10 साल की भी वेटिंग होती है आपको मेंबर बनने के लिए। तो आप सोचिए कि अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन जो भूरे अंग्रेज गए उसके बाद में जो काले अंग्रेज थे उन्होंने यहां पर आकर के सत्ता जमा ली और जिनका ये विरोध करते थे पहले कि भाई ये अंग्रेजों की संस्था है, उन्हीं में आकर के अपने चाचा नेहरू टाइप के जो लोग थे वो आकर के बैठ जाते हैं और ये जो अंग्रेजियत है ये नहीं गई। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत इस भारत के अंदर आज तक बनी रही और यही रहा। अब ये बात आता है कि भाई जो जिम खाना है इससे किस तरीका से ये जो अर्बन नक्सल है ये किस तरीका से इन पर चोट पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात आती है, एक तो ये जो लगभग 27 एकड़ की जो जमीन है जो कि हमारा जो पीएम हाउस है उसके एकदम नजदीक है, ये एकदम नजदीक है, तो ऐसे भी सिक्योरिटी के लिए भी बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि भाई हमारे पास में तो 93 लाख रुपए का रेवेन्यू है हर साल का, लेकिन जब सरकार ने इनका जो डिजिटल फुटप्रिंट्स देखना शुरू किया तब इनके पास में जो प्रॉपर्टी थी वही 9.3 करोड़ रुपए का। और इन्होंने फिर जैसे ही लगा कि भाई सरकार हमें ट्रेस कर रही है, इन्होंने 9.3 करोड़ रुपए का अचानक से रिवील करना शुरू कर दिया कि नहीं 93 लाख नहीं है हमारे पास में, तो 9.3 करोड़ रुपए का जो है सालाना बजट है हमारा। तो अब सोचिए ये जो इकोसिस्टम है इसका कार्य होता है देश के अंदर जो भी राइट विंग है उसके प्रति उसके अगेंस्ट जो है ऐसे मुद्दा बनाना, और जो बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या पाकिस्तानी भारत के अंदर है उनके लिए जो है यहां पर एक मुद्दा बनाना, उनके लिए आवाज उठाना। यहां पर जो लोग हैं वो देश की राजनीति को तय करते थे, देश के अंदर जो देश की जो मीडिया है उसके अंदर क्या चलने वाला है, कौन सी न्यूज जो है उनको पहले पन्ने पर रखा जाएगा, ये सारा तय करने वाला यही जो जिम खाना गैंग है ये किया करता था। तो 5 जून की तारीख इसमें दी गई है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये भी देखोगे कि भाई 5 जून को सुप्रीम कोर्ट गए हैं भी ये कहां गए हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर सोचो कि इस पे स्टे भी लगाता है तो इसकी जो 99 ईयर्स की जो लीज थी, क्योंकि ये 99 साल की लीज पर है, कितने पर? 99 साल की लीज पर। तो 99 साल की जो लीज है वो फरवरी 2027 में खत्म भी हो रही है। कितने में? फरवरी 2027 में। तो अब अगर ये यहां पर किसी तरीका का कोई मसला बनता है और ये स्टे लगवाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि बहुत ही रसूखदार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, अगर ये स्टे लगवा लेते हैं तो आने वाले 27 में इनको सरकार इनको रिन्यू ही नहीं करेगी। तो उसके बाद में ये जमीन इनको 27 एकड़ की जमीन है खाली करनी पड़ेगी, जो कि एक प्राइम लोकेशन पर है और इसके लिए ये कुछ नहीं देते थे, 1000 रुपए का इन्हें रेंट देना होता था। तो ये बड़ी समस्या है। और एक मैंने बता दिया कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो आवास है वो इसके नजदीक है, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी एक संवेदनशील इलाका बन जाता है, इसीलिए इसको यहां से उखाड़ फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जिम खाना खत्म हुआ और ये जो अंग्रेजों की जो लिगेसी थी भारत के अंदर इसका भी खत्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये देश के माथे पर एक काला धब्बा था। कहते थे कि भैया ये तो नेहरू जी तो अंग्रेजों के खिलाफ
खिलाफ लड़े भाई साहब, क्या लड़े। आप देखिए कि उसके बाद भी इसे खत्म, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत क्यों नहीं गई, क्योंकि वो ही तो थे कि कहते थे कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं, एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे। जिस देश का जो प्रधानमंत्री उसको अपनी विरासत पर गर्व ना हो, जिन्होंने देश के दो टुकड़े कर दिए, उसके बाद भी वहां यहीं पर वो लोग रख लिए ताकि ये फिर आगे कमाल करेंगे। जिन लोगों ने हिंदुओं को सदियों से प्रताड़ित किया, मारा, उनके जनेऊ काटे, उनका धर्मांतरण किया, दोनों को यहां पर माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। आप मुझे बताइए कि देश तो आजाद हुए, हिंदू आजाद ही नहीं हुआ, हिंदू कभी आजाद नहीं हुआ। और अभी 2014 के बाद में हिंदू ने अब अपनी रीढ़ पकड़नी शुरू कर दी है कि अब नहीं चलेगा, इनफ इज एनफ। अब आज देश इस मूड में है कि नहीं भाई यहां नहीं चलेगा। अब माइनॉरिटी की बात करोगे तो शरीर में कैंसर सेल भी तो माइनॉरिटीज में होती है ना, मेजोरिटी को मार देती है वो, तो इसीलिए ये दोनों सही नहीं है। इसीलिए यहां कोई माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खत्म करो, ये सब बकैती खत्म करो। और माइनॉरिटी कौन है, उनका स्टेटस तुम मुझे बताओ कि कितना परसेंटेज हो सकता है माइनॉरिटी, कोई 27% है वो भी माइनॉरिटी, क्या चल रहा है यार, ये नहीं चलना चाहिए। तो इसीलिए भारत में जो है ये सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं ये बहुत बेहतर है। और अर्बन नक्सल, जैसा कि मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी और मैंने वहां पे भी बताया था कि अब रोमिला थापर को नहीं पढ़ते लोग, अब इरफान हबीब को नहीं पढ़ते लोग, ये सारे के सारे जो क्लब सर्कल के जो लोग हैं जिनके द्वारा इतिहास के कहीं ज्यादा ये मनोरंजक और कथाएं लिखी गई थी, इतिहास मानता ही नहीं मैं इसे इतिहास नहीं मानता। 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उस समय भी बताया था कि भारत का जो इतिहास है वो इतिहास है ही नहीं। आप इस इतिहास के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक काल्पनिक कथाएं हैं, ये व्हाइट वॉशिंग है अंग्रेजों की। और ये जो इस्लामिस्टों ने भारत के ऊपर अत्याचार किए ये उनकी व्हाइट वॉशिंग है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इसे इतिहास नहीं मानता क्योंकि इसके पास में कोई भी टेस्टिमनी नहीं है, कोई इसके पास में कोई विरासत नहीं है, कोई विश्वास नहीं है इसके पास में, इसीलिए मैं इसे इतिहास नहीं मानता। और भारत का जो इतिहास है सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो इसको मैं हिस्टोरियन नहीं डिस्टोरियन कहता हूं, इसीलिए मुझे इससे बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए उसके बाद आता है कि इनके लिए आप कौन लोग हैं जो कि विचार जो नैरेटिव बना रहे हैं, ये आते हैं लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स, जिसके अंदर आप जानते हैं कि ध्रुव राठी हो गया, देशभक्त हो गया, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, और रविश जो है वो हो गया, आरफा हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने मकसद है इस देश को लेकर के, वो इस कार्य को लगे हुए हैं कि ये जिमखाना जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, तो देश की संस्कृति पर अटैक हो गया है, ये हो गया जैसे कि ये जिमखाना ही देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हो, तो ये सब चल रहा है। देखिए एफसीआरए ने जो काम किया था उसके लिए जो ये अभी आ रही है, जो आप देखेंगे कि ये जो जिमखाना क्लब है इसका खत्म होना, और साथ ही साथ में अब एक और तीसरा काम आपने देखा होगा कि अभी हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है इस बात को लेकर के कि देश के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको लेकर के बताइए कि ये किस प्रकार से इसको रिस्टोर किया जाए। तो इसके लिए जो हाई पावर्ड कमेटी है ये बनाई गई है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ये मेरा मानना है कि अभी 2 कानून और आने वाले हैं, ये 2 कानून आने के बाद में 5 कानून टोटल हो जाएंगे, और ये 5 कानून इनके कब्र के अंदर या इनके जो कहते हैं ना कि कोफिन के अंदर अंतिम कील साबित होने वाले हैं। तो देश के जो डेमोग्राफी है उसे बदलने के जो ये प्रयास जो किए जा रहे हैं इनके द्वारा ये बुरी तरीका से रोकने वाले हैं। और ये जो जितना भी चल रहा है ना अभी कि हमें ये नहीं मनाने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, आप जो भी करोगे रूल के अकॉर्डिंग करोगे। यहां देश के अंदर अब अवैध घुसपैठिया नहीं चलेगा क्योंकि भारत का छोड़ो, सरकार छोड़ो, भारत का समाज अब इसे सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इलीगल यहां पर कुछ भी नहीं चलेगा, ये देश ने पूरी तरीका से मान लिया है और पूरी तरीका से ठान लिया है, और देश का मतलब है भारत के हिंदू समाज ने। अब देखिए जो एफसीआरए एक्ट है, मैंने बताया कि ये इसके लिए पूरी ऑक्सीजन रोक दी गई है, उसके लिए अब इनको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो भी एसबीआई के अंदर होगा। अब ये अपना जो पूरा जो इन्हें खर्च मिलेगा उसका 50% तक जो खर्च है उसका ये प्रशासनिक खर्च कर सकते हैं, और जो कि केवल आप पहले था ये, और 20% ऐसा रह गया है। बाकी जो 80% है वो ये बैकग्राउंड के जो खर्च है उनमें कर पाएंगे। आधार से लिंक करना पड़ेगा पूरी तरीका से, इनका जो फाइनेंशियल जो फुटप्रिंट्स होंगे उनको लगातार ट्रेस किया जाएगा भारत की एजेंसियों के द्वारा। तो पूरी तरीका से आप सोचिए कि इनको एक आरएनआई सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो पूरी तरीका से अब ये ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना जो न्यूज चैनल है वो चला रहा है तो कुछ भी वो बात करेगा, ऐसा आप सरकार नहीं करने देने वाली है। और ये जो मास कन्वर्जन भारत के अंदर हो रहा है और देश विरोधी जो नैरेटिव है ये जो बनाया जा रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आता है
उसके बाद आएगा आपका ये देखिए केंद्रीकृत पारदर्शिता की बात आएगी, यानी कि भारत के अंदर ये जो एफसीआरए है इसके लिए जो पारदर्शिता है उसके लिए एसबीआई के अंदर एक आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जो पहले आप 50% तक खर्च करते थे अब उसको घटा करके कितना कर दिया है, 20% कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसके लिए हम काफी समय से आवाज उठा रहे थे, तो सरकार के द्वारा ये हाई पावर्ड कमेटी एफसीआरए ये अर्बन नक्सलिज्म की जो कमर है उसे तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो इसीलिए ये वैचारिक संस्थान है, जमीनी प्रभाव, मास कन्वर्जन, दंगे, प्रायोजित आंदोलन जैसे लद्दाख का हो गया, किसान आंदोलन हो गया, ये इन्हीं जो ये जो अर्बन नक्सल्स हैं इनके द्वारा ही बनाए गए ये नैरेटिव पर आधारित थे। उसके बाद आती है वित्तीय रीढ़, जिसमें एनजीओ वगैरह है उनकी विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई गई है, यानी कि उसका पूरा का पूरा ट्रेस किया जाएगा। अगर वो गलत पाए जाते हैं, एक सबसे यह आएगा इसमें, अगर वो गलत पाए जाते हैं, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, तो उनकी सारी की सारी जो संपत्ति है वो सरकार जब्त करके अपने पास में रख लेने वाली है। फिर आता है भौतिक ठिकाने, एलीट क्लब, जिमखाना, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए स्तंभ में बैठक का केंद्र है, भौतिक नेटवर्क को ध्वस्त करना, दिल्ली जिमखाना जैसे एलीट क्लबों को सरकारी नियंत्रण में रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है फंडिंग की रीढ़, और तीसरा आता है हाई पावर्ड कमेटी का गठन करना भारत सरकार के द्वारा। ये तीन है, और मैंने आपको बता ही दिया जिमखाना कब बना था, 1913 में बना था। ये बटलर के द्वारा बनाया गया था, 1928 में भारत के राष्ट्रपति से 99 साल की लीज पर लिया गया था, और ये लीज जो है वो 27 में खत्म हो रही है, फरवरी के अंदर। तो आने वाले समय में अगर इस पर किसी तरीका से अगर स्टे लगता भी है तो आने वाले समय में इसको सरकार रिन्यू नहीं करेगी, तो ये वैसे भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर है ये सफदरजंग मकबरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। उसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री आवास है, यहां पर दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन है, और इसी के पास में आप जिमखाना क्लब देखेंगे। तो इसको बंद होना भारत के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसके लिहाज से भी ये सही है। अब इसको लेकर के जैसे आप जानते हैं कि मैंने बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो लोग हैं, कपिल सिब्बल हो गया, किरण बेदी हो गया, ये बहुत सारे लोग हैं, ये पहुंच जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में यही चलेगा। और स्टे हो गया अभी तो भी ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि अभी ये 5 से 8 महीने से ज्यादा ही चलने वाला है नहीं। भारतीय मुख्य जो एनजीओ हैं समाज सेवा के नाम पर पैसा प्राप्त करते हैं, और देश के अंदर ये जो दंगे हैं वो प्रायोजित कराते हैं, जो कि देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोनों में आप देखना कि पैरामीटर पहले में क्या है, 2020 से पहले वाला क्या है, और जो अभी कानून जो संशोधन किया उसके बाद क्या है। अगर आप पहले वाले एफसीआरए के अंदर आप देखोगे, एफसीआरए की बात मैं कर रहा हूं, तो एफसीआरए पहले वाले में देखोगे तो बैंक, किसी भी बैंक में खाता खोल सकते थे, लेकिन अभी अब क्या है, सिर्फ एसबीआई के अंदर, वो भी नई दिल्ली की जो शाखा है उसके अंदर खाता खोला जाएगा। फिर आता है फंड का उपयोग, पहले आप देखोगे 80% वेतन और प्रशासनिक यानी कि इन पर खर्च किए जाते थे, और सेवा पर 20% खर्च करते थे। अब इसका उल्टा कर दिया है, 80% सेवा पर खर्च करोगे और 20% आप जो भी आपके प्रशासनिक खर्च है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिंग और पारदर्शिता। पहला अगर आप देखोगे तो ये कमजोर ट्रैकिंग और फंड का डाइवर्जन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब सभी पदाधिकारियों और लाभार्थियों का जो आधार कार्ड है वो लिंक कर दिया गया है। तो अगर आप ये डाइवर्ज करते हैं और अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो सारी की सारी संपत्ति को अधिग्रहण सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा, और पदाधिकारियों का जो व्यक्तिगत जवाबदेही है वो अब बना दी गई है। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी तरीका की इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं तो इनको जो कर्मचारी हैं उनको जेल हो सकती है। केंद्रीय जांच नियंत्रण अब इसको रख दिया गया है। राज्य सरकारों को किसी भी एनजीओ के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनुमति लेनी अनिवार्य हो गई है। तो ये सारे कार्य किए गए हैं ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अनिवार्य रूप से बनाए रखा जा सके, जिस संविधान की ड्यूटी भी है। तो मैंने जैसे बता दिया, अब ये फेक न्यूज या फिर समाज सेवा के नाम पर अपना एजेंडा बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो इस तरीका से जो मैंने आपको बताया कि एफसीआरए के उल्लंघन पर, दुरुपयोग पर जेल हो सकती है। इसीलिए अब आने वाले समय में आप देखोगे कि ये जो अर्बन नक्सल है, जब मैं कहता हूं कि 2029 इसकी लास्ट डेट है, तो 2029 तक ये पूरी तरीका से क्रियाशील नहीं रहेगा। ये जो बात बात पर आप देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं और ये जो बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं, ये सब धीरे धीरे आप बंद होता हुआ देखोगे। और जब ये बंद हो जाएगा तो जो लाइन मैंने शुरू में बोली थी कि इनकी वजह से ही ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ है जिसको ये कवर फायर करते हैं, ये गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब अर्बन नक्सल गिरेगा तो साथ ही साथ में भारत में से जो कट्टर इस्लाम है उसका भी अंत होना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी और मैंने तब भी बताया था कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और भारत के इस कदम की जो प्रशंसा है वो अमेरिका के अंदर भी हो रही है। अमेरिका के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसकी
प्रशंसा कर रहे हैं, जो राजनीतिक है वो भी कुछ प्रशंसा कर रहे हैं, खासकर राइट विंग के जो लोग हैं। तो देखिए इससे एक से ही दो हमारे जो कार्य है वो सिद्ध हो रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है और भारत की सरकार के द्वारा भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, उसका रिस्टोरेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये कदम सराहनीय है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। वीडियो बताइए कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।